हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आजकल हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th के प्रैक्टिस पेपर्स जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इशू किए हैं और मैं आजकल करवा रही हूँ प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। इसके सेक्शन नंबर ABCD मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज सेक्शन नंबर E करेंगे, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के होंगे। बाकी के पेपर्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। जंगल भ्रमण के दौरान ऊँटों को देखा गया। ऊँटों के झुंड का 1/4 ऊँट जंगल में देखा गया। कुछ लोग जंगल में घूमने गए तो वहाँ उन्हें ऊँट दिखाई दिए। अब यहाँ 2-3 बातें हैं जिनको आपने नोट करना है। पहली बात है ये कि ऊँटों के झुंड का 1/4 ऊँट जंगल में देखा गया, कि जितने भी ऊँट थे उनका केवल 1/4 पार्ट, मान लीजिए ये इतने ऊँट हैं तो उनका 1/4 पार्ट देखा गया जंगल में। क्वेश्चन मार्क, मैंने मान लिया कि जो ऊँटों की संख्या है वो क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता कि कितने ऊँट हैं, वो क्वेश्चन मार्क के बराबर है। तो उनका 1/4 हिस्सा जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल से दुगने ऊँट, इस बात को पकड़ना, जितने भी ऊँट थे उनका वर्गमूल कर दिया और उनसे डबल ऊँट पहाड़ों पर घूमने चले गए। ठीक है, अभी ऊँटों का भी मन कर गया कि पहाड़ों पर चले जाएं। और 15 ऊँट, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए और बाकी बचे हुए 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। ये है सारी कहानी। अगर इसी को इंग्लिश मीडियम में देखते हैं तो देखिए, ऑन अ फॉरेस्ट टूर, देखें, ऑन ए फॉरेस्ट टूर कैमल्स वर स्पॉटेड 1/4 ऑफ द हर्ड, 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। यानी कि जितने भी ऊँट थे उनका 1/4 तो कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में चला गया। ट्वाइस द स्क्वेयर रूट ऑफ हर्ड, हर्ड के स्क्वेयर रूट का दुगना अगर हम करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, माउंटेन्स पर चला जाता है, पर्वतों पर चला जाता है। एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो बाकी के जो 15 कैमल हैं वो बैंक ऑफ द रिवर पर अपने दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो गया? यानी कि ये सब मिलकर टोटल कैमल्स हैं हमारे। और हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ऊँटों की कुल संख्या बताओ, इसके मूलों की प्रकृति, पहाड़ों पर कितने ऊँट थे, जंगल में कितने ऊँट हैं, यही क्वेश्चन या इंग्लिश मीडियम में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। या तो आपने इसका जवाब देना है या नीचे वाले का, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताओ और नदी के किनारे पर कितने ऊँट रह गए थे, तो वो तो उसने बता ही रखा है 15 रह गए थे, लेकिन इस बात का भी जवाब देना है। माउंटेन्स पर कितने कैमल्स देखे गए और फॉरेस्ट में कितने देखे गए, तो वही चीज़ें हिंदी मीडियम में हैं। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या है, आप इस बात को समझो कि हमें नहीं पता भैया ऊँट कितने हैं, नहीं पता तो आप कहोगे मैडम x मान लो, बिल्कुल मान लेंगे। एक दिक्कत आएगी, अगर मैं यहाँ x मानती हूँ तो पहाड़ों पर जो ऊँट है वो वर्गमूल में दे रखे हैं, और जब आप x का वर्गमूल करोगे तो उसके साथ सवाल करने में दिक्कत आएगी। तो मैं मान लेती हूँ कि उस झुंड में जो ऊँटों की संख्या है वो x ना होकर x² है। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे नंबर ऑफ कैमल्स इन द हर्ड। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जितने भी कैमल्स थे उनका 1/4 तो चला गया जंगल में, पहली बात। क्लियर है? और भाई उसके बाद आप देखो कि जितने भी कैमल्स थे उनके अंडर रूट का दुगना, x² का अंडर रूट करोगे तो x में बदल जाएगा ना, अंडर रूट का साइन हट जाएगा, तो 2x ऊँट चले गए पहाड़ों पर और 15 ऊँट हमने कहाँ पर देखे, नदी के किनारे पर। तो ये संख्या जमा ये संख्या जमा ये मिलाकर कुल ऊँट बन जाते हैं और कुल ऊँट आपके हैं x²। क्लियर हो गया? तो फिर से मैं यहाँ डाल देती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x² बराबर है, ये जो टोटल ऊँट हैं ये पहले तो कुछ तो जंगल में चले गए, जंगल में जाने वाले ऊँट हैं x²/4, पहाड़ों पर रहने वाले ऊँट हैं 2x, नदी किनारे वाले ऊँट हैं 15। इसको सॉल्व कर दो। ये जो 4 है ना, इसको हर तरफ या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 से राइट साइड में पहले LCM ले लो। 4 को LCM लोगे तो ये बनेगा x², 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, और ये 4 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ चला जाएगा और इसको आप सॉल्व कर दो तो 4x² बराबर x² जमा 8x जमा 60, इधर ले आओ,
सारी टर्म को, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 60, 4x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर गया, 3x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 60 बराबर है 0। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी, उसका स्क्वेयर करोगे तो ऊँटों की संख्या। कैसे तोड़े? मिडल टर्म 8 है, 63 जा 180, गुणा करें तो 180 आना चाहिए, जमा या घटा करें तो 8, 18 और 10, 18 में से 10 गए 8, 18 दाएँ 180, 18 10 जा 180, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन ले लो तो 3 6 18, अगली दोनों टर्म्स में से 10 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 बराबर है 0 एंड वी आर डन। देखो भाई अब x माइनस 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों या तो x माइनस 6 को 0 रखोगे या आप 3x प्लस 10 को, यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 10/3, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऊँटों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, उसका वर्गमूल भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू आ गई 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई, उसको नोट कर लेना। अब मैं यहाँ बाकी के अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दूंगी। तो ऊँटों की संख्या सबसे पहला क्वेश्चन। अब अगली स्लाइड पर आ जाओ और ये देखो, इंग्लिश में भी देख लो और हिंदी में भी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, और इंग्लिश में भी देख लो ऊँटों की कुल संख्या बताओ। ये अपना पहला पार्ट है। तो ऊँटों की संख्या है एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वेयर हो गया 36, दैट्स ऑल। अगर ये नहीं करते हो तो आपको ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, और इसमें ये क्या कह रहा है कि ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर कोई द्विघात समीकरण है तो इसके विविक्तर की प्रकृति बताओ। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है विविक्तर पर, यानी b की 2 माइनस 4ac पर। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो विविक्तर भिन्न होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्लियर है? टू डिफरेंट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट कह लो या डिफरेंट रियल रूट्स आ जाते हैं। अगर इस d का मान 0 के बराबर है तो हमारे दो समान मूल आ जाते हैं, टू इक्वल रूट्स आ जाते हैं। और अगर इस d की वैल्यू 0 से छोटी है तो कोई वास्तविक हल नहीं आता है, नो रियल रूट, कोई वास्तविक हल नहीं है। इंग्लिश में लिख दो नो रियल रूट, और इसके टू इक्वल रूट्स। यही बात इसने पूछी है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और ऐड कर दी है कि नदी के किनारे कितने ऊँट बचे थे। उसने खुद ही बता रखा है कितने बचे थे, 15 हैं। हाउ मैनी कैमल्स, पहला क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। इसके नेचर ऑफ रूट्स बताना है, हाउ मैनी कैमल्स वर रिमेन्ड एट द बैंक ऑफ द रिवर, तो 15। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, पहाड़ों पर कितने ऊँट थे। तो एक बार पिछली स्लाइड पर चलें तो जो पहाड़ों पर बच्चे ऊँटों की संख्या थी वो इसका दुगना था, और ये क्या है, x है। आ रही मेरी बात समझ में? ये रहे पहाड़ों पर कितने ऊँट थे, 2x, तो x कितना है 6, तो पहाड़ों पर कितने ऊँट हो जाएंगे, 2 6 12। आप इसको अपना सेकंड नंबर डालकर अच्छी तरह से उत्तर दे के आना। थर्ड पार्ट है, जंगल में कितने ऊँट देखे गए। तो जंगल में जो ऊँट देखे गए वो क्वेश्चन मार्क है एक्स स्क्वेयर है 36, तो 36/4 कितना हो गया, 9। क्लियर हो गया? आप इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई कुल ऊँट थे 36 का चौथा हिस्सा यानी 9 ऊँट चले गए पहाड़ों पर, 36 के वर्गमूल का दुगना यानी 12 और 15, अब इनको जोड़ो तो 36 आ गया ना। तो ये हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं। सेम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। माउंटेन्स पर कितने थे और फॉरेस्ट में कितने थे, इतना तो जंगल और पहाड़ आप भी समझते हो। कोई आप विदेश से नहीं हो कि आपको बिल्कुल ही हिंदी ना समझ आए या हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल इंग्लिश समझ में ना आए। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो ये है बच्चों केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37। फेरिस व्हील या यूनाइटेड किंगडम में एक बड़ा पहिया एक मनोरंजन सवारी है। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है। यूनाइटेड किंगडम कंट्री में फेरिस व्हील नाम का एक बड़ा पहिया है जिसमें कई यात्रियों को ले जाने वाले घटकों,
ठीक है। आमतौर पर यात्री कार, कैबिन, टब, कैप्सूल, गोंडोला या पॉड के रूप में जाना जाता है। अपने यहाँ भी गोंडोला करके ऐसे घूमने वाला वो चलता है झूला। इसमें क्या होता है कि कई यात्रियों को ले जाने वाले घटकों के साथ एक घूमने वाला सीधा पहिया होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करें स्टेटमेंट को कि इसमें क्या है कि एक तो ये पहिया है और इस पहिए के साथ ये छोटी छोटी टोकरी लटकी रहती हैं जिनमें ये पैसेंजर्स को, यात्रियों को बिठाकर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। गोंडोला कह लो, फेरिस व्हील कह लो, कुछ भी नाम इसको दे लो। ये रिम से इस तरह जुड़े होते हैं कि जैसे ही पहिया घूमता है तो वे गुरुत्वाकर्षण द्वारा सीधे होते हैं। फेरिस व्हील में सवारी करने के बाद पूजा भीड़ से बाहर आई, मैं नहीं थी वहाँ, और अपने दोस्तों को देख रही थी जो सवारी का आनंद ले रहे थे। वह पहिए के विभिन्न कोणों और मापों के बारे में जानने को उत्सुक थी। पूजा जो कि झूल चुकी थी वो नीचे आई, उसे इसके अंदर दिखाई दिया कि भैया ये तो एक सर्कल है, यहाँ से ये एक टेंजेंट है, यहाँ पूजा खड़ी है पी नाम से, और ये एक टेंजेंट है, एक पहिया ये है, एक ये है और एक ये सीधा है। और उस आकृति ने ये रूप धारण अगर कर लिया है तो एंगल आर ओ क्यू कितना है, आर क्यू पी कितना, ये दोनों कितने, चतुर्भुज कैसा है। अब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। और फेरिस व्हील और ए बिग व्हील इन द यूनाइटेड किंगडम इज एन अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ ए रोटेटिंग अपराइट व्हील विद मल्टीपल पैसेंजर कैरिंग कंपोनेंट्स रेफर्ड टू एज पैसेंजर। ठीक है भाई, तो यही बात वो कह रहा है कि पैसेंजर्स को ले जाने के लिए इसके अंदर एक पहिया जुड़ा हुआ है जो बाद में सीधा हो जाता है। तो ये कहता है कि कार, कैबिन, कार भी लगा देते हैं कई लोग उसमें, कैबिन भी, बंद कैबिन भी बना देते हैं, टब की शेप भी दे देते हैं, कैप्सूल वगैरह भी दे देते हैं, और जो वो सारे के सारे एक रिम से जुड़े होते हैं कि इस तरह से कि एज द व्हील टर्न्स दे आर अपराइट यूजुअली बाय ग्रेविटी। आफ्टर टेकिंग राइड इन फेरिस व्हील, पूजा केम आउट फ्रॉम द क्राउड, पूजा भीड़ से बाहर आती है, एंड वाज ऑब्जर्विंग हर फ्रेंड्स हु वर एंजॉइंग द राइड, और अपने उन फ्रेंड्स को देख रही। बाद में उसके मन में आता है कि शी वाज क्यूरियस अबाउट द डिफरेंट एंगल्स एंड मेजर्स दैट द व्हील विल फॉर्म। शी फॉर्म्स द फिगर एज गिवन बिलो एंड फाइंड दीज एंगल्स। तो फिगर पीछे है तो हम उसी पॉइंट पर चलेंगे और इसी की हेल्प से अपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपने बेसिकली क्या देखना है, आपने बेसिकली इस फिगर को देखना है और ये चार अपने एंगल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल आर ओ क्यू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आर ओ क्यू यानी ये वाला एंगल बताना है। ये आपका एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है, जहाँ ये मिल रहे हैं वो पी पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्यू है, इस पॉइंट का नाम आर है। अगर यहाँ सेंटर है तो आपने एक्चुअल में ये वाला एंगल आर ओ क्यू बताना है। बहुत सिंपल है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये त्रिज्या है जो यहाँ स्पर्श करती है, तो ये एंगल 90 है और ये 90 है। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर इस डायग्राम को देखो जो मैंने बनाया है, तो ये पी ओ क्यू आर एक चतुर्भुज है जिसके चारों कोणों का योग 360 है। ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, 90 90 180 और 30 210। 360 में से जब किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 360 होता है। उस 360 में से 90 जमा 90 जमा 30 को घटा दो, 210, ये हो जाएगा 360 माइनस 210, 0 5 150 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू हो जाएगा 150 डिग्री। समझ में आ गया? मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो अगले पर चलते हैं। जो बच्चे मेरे लेक्चर रेगुलर देखते हैं तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मैंने करवा भी रखे हैं। अब बताएंगे बच्चे एंगल आर क्यू पी, आर क्यू और पी। फिर से देख लो डायग्राम, ये सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, इसका नाम पी है, ये क्यू है और ये आर है, और ये आर क्यू पी, ये एंगल बताना है। अब आपको इस ट्रायंगल पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जो एंगल है अभी अभी मैंने आपके आगे निकाला है, ये आया है नीले वाला 150 डिग्री का, ध्यान देना। और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये है अपना 30 डिग्री। तो ये एंगल को x ले लूँ और इस एंगल को x ले लूँ
तो ये जो ब्लू कलर का ट्रायंगल बन रहा है ROQ, इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। मैं क्या कर रही हूँ वो आप बात को ध्यान से समझना। ये बन गया 2x, 150 राइट में जाएगा तो 30 आ जाएगा और x की वैल्यू 15 आ गई। अब ये जो पूरा एंगल है ना ये 90 डिग्री है। आ रही बात समझ में भाई? ये सर्कल है, ये O है, ये Q है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल तो हमेशा 90 होता है, ये एंगल हमेशा 90 होता है। और ये अंदर वाला एंगल जो कि आपका x कह लो आप, ये वाला एंगल आया है 15 डिग्री। तो ये बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 15। इस बात को लिखेंगे कैसे? तो यहाँ थोड़ी जगह बना के मैं लिखती हूँ कि एंगल RQO, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ एंगल RQO प्लस एंगल RQP प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। RQO को मैंने x माना है, x की वैल्यू आ रही है 15 प्लस RQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल RQP आ जाएगा 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री। तो ये बाहर वाला ये एंगल आ जाएगा 75 डिग्री। क्लियर हो गया? अब इसमें ये सेकंड में या दे रहा है, तो या तो ये एक सिंगल पार्ट करना है या आपको ये दो एंगल बताने हैं। ये है RSQ QRP। अब RS नहीं बनाया है मैंने, तो डायग्राम को यहाँ से थोड़ा साफ कर देते हैं। बाकी वैल्यूज आप याद रख लेना ना, थोड़ा होचपोच हो जाएगा इसमें सारे में, नहीं तो RSQ ये थोड़ा और ऊपर कर लो। अब देखो RS और Q बहुत आसान है, RO और Q। एक आपकी प्रॉपर्टी आती है कि अगर ये आपकी कोई आर्क है, ये चाप केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बनाएगी वही चाप वृत्त के अन्य भाग पर उससे आधा एंगल बनाएगी। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कोड, ये आर्क हो चाहे कोड हो, यहाँ कोड भी ले सकते हो, RQ ले लो, मैं वही वाला ले रही हूँ। तो ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है ROQ और यहाँ बना रही है RSQ। तो एंगल RSQ हाफ है एंगल ROQ का। सुन लेना मेरी बात ध्यान से। ROQ पे जो एंगल बन रहा था, अभी मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में 150 है, तो ये वाला एंगल अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो ये वाला एंगल RQ ने ही बनाया है। सेंटर पे 150 बन रहा है तो अदर पार्ट पे उसका हाफ हो जाएगा, तो वो अपना कितने डिग्री का आ जाएगा? 75 डिग्री का। क्लियर हो गया? और अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, चतुर्भुज ORPQ किस प्रकार का चतुर्भुज है? ORP और Q। तो तुम देखो तो इसकी ये दोनों भुजाएं तो त्रिज्या हैं, बराबर हैं, और ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं तो ये भी बराबर हैं। किसी चतुर्भुज की अगर एडजेसेंट साइड्स यानी कि एडजेसेंट को साथ साथ आसन भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, आसन भुजाएं जिनकी बराबर होती हैं, वो चतुर्भुज एक्चुअल में हमारा क्या कहलाता है? पतंग कहलाता है। तो ये पतंग चतुर्भुज है। और एक बात और बता दूं कि इसके आमने सामने के कोणों का योग ये 30 है और ये 150 तो 180 है, और इन दोनों का योग भी 180 है। तो हम इसे चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। ये काइट है, पतंग है, और इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। और अब जल्दी से देखते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आकृति और सुकृति को लूडो का खेल शुरू करना है। वे इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि खेल कौन शुरू करेगा। उन्हें 2 सिक्के मिले और यह जानने के लिए खेल कौन शुरू करेगा उन्होंने एक साथ उछालने का फैसला किया। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसी स्टेटमेंट को फटाफट से ताकि हमारा टाइम बच जाए। आकृति एंड सुकृति, ये देखो कॉइन भी दिखा रखे हैं। हैव टू स्टार्ट द गेम ऑफ लूडो, दे आर फाइटिंग फॉर हु विल स्टार्ट द गेम। दे फाउंड 2 coins एंड डिसाइडेड टू टॉस देम साइमल्टेनियसली टू नो हु विल स्टार्ट द गेम। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से इंग्लिश में भी। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 2 सिक्के दोनों के हाथ लग गए, बहुत आसान है। एक सिक्का आकृति के हाथ में है, एक सिक्का सुकृति के हाथ में है, और दोनों क्या कर रही हैं कि एक साथ उछाल रही हैं। तो जब एक साथ उछालेंगी
तो पहली पे हेड आएगा तो हो सकता है दूसरी पे भी हेड आ जाए। आकृति पे हेड आए, उस पे टेल आ जाए, उस पे टेल आए, उस पे हेड आए, और उस पे टेल आए, उस पे टेल। तो कुल कितने संभावित परिणाम हो गए? 4। तो कितने संभावित परिणाम हैं? 4। इंग्लिश में देखें तो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? 4। बिल्कुल सिंपल सा था। सेकंड पे आ जाओ। यदि सफलता की संभावना 73% है तो विफलता की संभावना क्या है? The possibility, the probability of success is 73%, then what is the probability of failure? बहुत सिंपल सा रिजल्ट होता है कि किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ हमेशा 1 होता है। क्लियर है? फेलियर प्लस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो 73% का मतलब 73/100 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो ई बार को तो भैया यहीं रख लो। 1 - 73/100, 100 में से 73 गए तो ये 27/100 यानी कि 27% आ जाएगा। सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 27%। दोनों मीडियम वालों को समझ आ गया होगा। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में आपको चॉइस दे रखी है 2 नंबर में, इससे पहले वाले पेपर में नहीं थी। आकृति कहती है कि अगर मुझे कम से कम 1 चित्त मिलता है, 1 हेड मिलता है, तो मैं जीत जाऊंगी और खेल शुरू कर दूंगी। इसकी क्या संभावना है कि आकृति खेल शुरू करेगी? आकृति से जी, इफ आई गेट एट लीस्ट 1 हेड I will win and start the game. What is the probability that आकृति will start the game? दोनों ने 2-2 कॉइन लिए हैं शायद, हाँ 2-2 सिक्के मिले हैं दोनों को। तो आकृति ने भी उछाला है, सुकृति ने भी उछाला है, और दोनों के ये आउटकम आए हैं। अब आकृति कहती है कि अगर मेरे दोनों सिक्कों में से अगर एक पर भी हेड आ गया तो मैं शुरू कर दूंगी। तो एक पर हेड आया तो ये है, और दोनों पे हेड आ गया तो भी। तो कितने केस आकृति के फेवर में है? 3। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 3/4। आकृति द्वारा खेल शुरू करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4। ये सब आप लिख लेना। प्रोबेबिलिटी कि आकृति खेल शुरू करेगी, आकृति विल स्टार्ट द गेम, आकृति गेम शुरू करेगी। अब आकृति गेम कब शुरू करेगी? जब अपना कम से कम 1 चित आए। अब 1 चित आने का मतलब है या तो हेड हेड आए, या हेड टेल आए, या टेल हेड आए। ऐसे लिखोगे तो कितने केस बन गए? 3/4। तो इस तरीके से आपने करना है। ये शुरू में जो मैंने बताया है ना आपको कि दोनों को अलग अलग सिक्के नहीं मिल रहे हैं, एक को 2 सिक्के मिल रहे हैं, अकेले आकृति को भी 2 सिक्के मिल रहे हैं। तो ये आकृति भी फेंकेगी तो यही आउटकम आएंगे, और सुकृति फेंकेगी तो भी यही। लास्ट क्वेश्चन देखो। सुकृति कहती है कि अगर मुझे अधिकतम 1 पट मिल जाए, अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो मैं जीत जाऊंगी और खेल शुरू कर दूंगी। तो आपके 4 आउटकम थे, HH, HT, TH और TT। वो कह रही ज़्यादा से ज़्यादा 1 चित, 1 पट, और ना भी मिले। ये बात ध्यान रखना है भाई, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 40 नंबर चाहिए हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम चाहे 0 हो। बात को सुनना, ठीक है ना भाई? आपके घर में आप 3 भाई बहन हो, मम्मी कह दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 को ले जा सकती हूँ, और ना ले जाऊँ तो 1 को भी ना ले जाऊँ। आ रही मेरी बात समझ में? तो 1 पट ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो या तो ये हो, या ये हो, या 1 भी ना हो, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में और देख लें। इफ़ आई गेट एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल हो, कम से कम चाहे 1 भी ना हो, भाई हेड भी आ जाए तो भी मैं गेम शुरू कर दूंगी। तो सुकृति की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 ही, क्योंकि 3 केस उसके फेवर में है। तो कितनी आ जाएगी? 3/4। तो बच्चे ये आपका पूरे का पूरा सैम्पल पेपर नंबर 2 था। सैम्पल पेपर नंबर 4 में, प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब हमारा केवल एक प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 रह जाता है, जो मैं टाइम निकलते ही जल्दी से जल्दी आपको करवाऊँगी, ठीक है? तब तक आप मेरे चैनल पर MCQ की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप उस MCQ की प्लेलिस्ट से भी अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, रिवीजन अपना कंफर्म कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और लेक्चर अगर पसंद आए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।